वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गास फार्मूले फॉर द हाइपर सरफेस पढ़ा था। आज हम लोग रीमैनियन ज्योमेट्री का जो लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर ऑफ ए कर्व इन ए हाइपर सरफेस। हमारे पूरे ज्योमेट्री में कर्व का कर्वेचर, टार्सन अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसका अपना एक अलग रोल होता है। तो हम कैसे किसी कर्व के कर्वेचर को डील करेंगे हाइपर सरफेस के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जानेंगे। मीन्स इस आर्टिकल के अंदर हम लोग इस बात को पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि Vn हाइपर सरफेस है, इन्वेल्पिंग रीमैनियन स्पेस Vn+1 का। ये आपका इन्वेल्पिंग रीमैनियन स्पेस है Vn+1 और Vn क्या है, उसका सब स्पेस है। सिंस Vn का डायमेंशन जस्ट एक कम है इन्वेल्पिंग स्पेस के डायमेंशन से, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइपर सरफेस। लेट Vn बी द हाइपर सरफेस ऑफ एन इन्वेल्पिंग रीमैनियन स्पेस Vn+1। सपोज कर लिया कि C कोई कर्व है Vn में। क्लियर। लेट T वेक्टर डिनोट कर रहा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड ऑफ द कर्व C। T वेक्टर जो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर है किस पे, कर्व C पर। हमने ये सपोज कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो वेक्टर है इसके हम कंपोनेंट ले रहे हैं, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट। तो चूंकि ये जो वेक्टर है ना, ये क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है और किस पे है, कर्व C पर है। कर्व C किस में है, Vn में है। और Vn किस में है, Vn+1 में है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेल्पिंग स्पेस का नाम आपका क्या है, Vn+1 है। ये आपका इन्वेल्पिंग स्पेस है। इसी के अंदर एक सब स्पेस है जिसका नाम क्या है, Vn है ना। एन डायमेंशनल सब स्पेस है इसी के अंदर। चूंकि जस्ट एक कम है डायमेंशन, इसीलिए नाम इसका हाइपर सरफेस है। ये हो गया। और इसी के अंदर कोई एक कर्व है C। क्लियर पूरी बात। और यहाँ पे जो T है आपका, इसके किसी पॉइंट पर डिनोट कर रहा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर फील्ड को। अलग अलग पॉइंट पे आप निकालेंगे तो मिलेगा। तो आपका ये जो T वेक्टर है, अब देखिए इसका, इस T वेक्टर का कंपोनेंट इस वाले Vn+1 के रेस्पेक्ट में भी होगा और इस Vn के भी रेस्पेक्ट में होगा। चूंकि यहाँ पे जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो पेरेंट स्पेस में भी है और साथ में इस सब स्पेस में भी है। तो सपोज कर लिया कि T अल्फा जो है ये डिनोट कर रहा है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट T का वाइज में, और जो Ti है ये डिनोट कर रहा है कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट T का ही एक्सेज में। क्लियर पूरी बात। इट इज नोटेड दैट, इस बात को आप ध्यान देंगे कि Vn और Vn+1 आर ए क्यूब्ड विद कोऑर्डिनेट xi एंड y अल्फा। Vn के साथ जो कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि ये सब स्पेस है, हाइपर सरफेस है, तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि लैटिन वाला इंडिसेस का यूज करिए। तो xi कोऑर्डिनेट सिस्टम है। Vn+1 जो है आपका इन्वेल्पिंग स्पेस है, तो इसके साथ y अल्फा का यूज करिए। अल्फा 1 से लेकर n+1 तक वेरी करेगा और यहाँ 1 से लेकर n तक i वेरी करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो जो T अल्फा है वो T वेक्टर का कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है वाइज में, और जो Ti है ये T वेक्टर का कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है एक्सेज में। इन दोनों के बीच में आप रिलेशन पढ़े होंगे, है ना। ये रिलेशन होता है कि अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे T वेक्टर है तो इसकी एक कंपोनेंट अगर Ti इस सब स्पेस में है और T अल्फा अगर इस वाले स्पेस में है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है T अल्फा इक्वल टू डेल वाई अल्फा ओवर डेल xi इंटू Ti। क्लियर। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इसको लिख सकते हैं कितना, y अल्फा i Ti, है ना। इसको आप लिख सकते हैं ना, y अल्फा i Ti। कोई दिक्कत। अब यहाँ से जरा देखिए, आप ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, आप इसका टेंसर डेरिवेटिव निकालिए। किसके रिस्पेक्ट में, xj के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा टेंसर डेरिवेटिव निकालने पर T अल्फा j इक्वल टू, आप फर्स्ट इंटू सेकेंड से करिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो टेंसर डेरिवेटिव होता है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट का करिए, सेकेंड को छोड़ दीजिए, प्लस आप
इस बार फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए और टी आई का लिखिए, तो टी आई का हो जाएगा टी आई का जे के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में गास फार्मूले फॉर द हाइपर सरफेस पढ़ा है और उस फार्मूले में वाई अल्फा आई जे की वैल्यू आप लोगों ने निकाला है। तो गास फार्मूले फॉर हाइपर सरफेस का यूज करके वाई अल्फा आई जे के प्लेस पे हम लिख दिए हैं ओमेगा आई जे एन अल्फा। क्लियर पूरी बात? ओमेगा आई जे एन अल्फा और टी आई एच सच है, इसके बाद वाई अल्फा आई एच सच है, टी आई जे एच सच है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 को डी एक्स जी ओवर डी एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है पूरी बात? तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म मिला ओमेगा आई जे एन अल्फा टी आई डी एक्स जी ओवर डी एस प्लस वाई अल्फा आई टी आई जे डी एक्स जी ओवर डी एस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर। अब जरा ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा। आप जानते हैं कि जो ऊपर अभी यहाँ पर देखिए जो टी आई लिखा है, एक्चुअली टी आई आपका टेंजेंट वेक्टर है, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू यही होगी डी एक्स जे ओवर डी एस। अगर यहाँ पर टी जे लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी डी एक्स जे ओवर डी एस। अगर यहाँ पर टी आई है तो यहाँ भी आई रहेगा। तो चूंकि टी आई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डी एक्स आई ओवर डी एस, है ना। ये टेंजेंट वेक्टर होता है। अगर कोऑर्डिनेट एक्स आई है तो उसको आप आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में डिराइव करोगे तो टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जरा देखिए, तो ये तो टर्म एज सच रहा जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यही जो टी आई लिखा है इसी को हम लोग डी एक्स आई ओवर डी एस लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी एक्स आई ओवर डी एस, डी एक्स जी ओवर डी एस और प्लस सारे टर्म को ऐसे ही कर दिया, बस केवल टी आई की जगह पर हमने ये लिख दिया है डी एक्स आई ओवर डी एस। ये जो आपको पूरा टर्म दिख रहा है, पूरा का पूरा टर्म, हम इसके प्लेस पर जा रहे हैं लिखने क्यू अल्फा, ठीक। और देखिए जैसे लग रहा है कि जैसा ये टर्म नज़र आ रहा है ना, कुछ इसी तरह का ए वाला भी टर्म है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे टी अल्फा टी वेक्टर का ही कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है वाइज में, वैसे ही जो ये टी आई है ये टी वेक्टर का कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है एक्सेज में। तो ज़रा ध्यान से देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ उसी टाइप का यहाँ भी लिखा है। हम इसके प्लेस पर एक नया वेक्टर यूज कर रहे हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्यू अल्फा, और ओमेगा आई जे डी एक्स आई डी एस डी एक्स जे डी एस, इस पूरे के प्लेस पे हम यूज कर रहे हैं के एन। देखिए आई और जे के साथ जब आप इसको कंट्रैक्ट करोगे ना तो ओवरऑल कंट्रैक्ट होकर के एक स्केलर बनेगा। मतलब जो के एन हमने लिख रखा है वो किसके प्लेस पे लिखा है, ओमेगा आई जे डी एक्स आई डी एस इंटू डी एक्स जे डी एस के प्लेस पर, और ये क्या है, स्केलर है। और एन अल्फा को बगल में लगा दिया, प्लस वाई अल्फा आई लिखा, और इस वाले पूरी क्वांटिटी की जगह पे हमने यूज कर दिया पी आई। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वांटिटी के प्लेस पे जो क्यू अल्फा हमने लिखा है, एक क्यू अल्फा आपको देखने से ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जे से जे कंट्रैक्ट हो गया है तो सिर्फ अल्फा ही तो बचा रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है क्यू अल्फा, एक जो भी टेंसोरियल क्वांटिटी यहाँ बची है उसमें अल्फा कंट्रावेरिएंट में है, क्योंकि जे से जे खत्म हो जाएगा। तो क्यू अल्फा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है किसमें, वाइज में। वाइज में क्यों है, क्योंकि ये ग्रीक इंडिसेस में है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू अल्फा को फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर। किसका फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर, कर्व सी का। चूंकि ग्रीक इंडिसेस में है तो ये रिलेटिव टू किसके है, इनवेल्पिंग स्पेस अर्थात Vn+1 के। ये बात समझ में आया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी नजर आ रही है एक कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है वाइज में, और इसको फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर कहेंगे कर्व सी का। किसके रिलेटिव में, रिलेटिव टू Vn+1 के। क्लियर है पूरी बात। जो पी आई हमने लिख रखा है टी आई जे डी एक्स जी ओवर डी एस के प्लेस पर, ये भी कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, लेकिन ये एक्सेज में है। क्यों एक्सेज में है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडिसेस लैटिन के यूज हुए हैं, और हम लोग पहले से ये लेकर चल रहे हैं इस टाइप का कि लैटिन वाला जो है आपका एक्सेज में है, ग्रीक वाला वाइज में है। तो ये जो आपका पी आई बनाना, मतलब इसके जगह पे जो पी आई रखा है, इसको कहते हैं फर्स्ट कर्वेचर कर्व सी का Vn के रेस्पेक्ट में। तो जरा देखिएगा दो तरह के फर्स्ट कर्वेचर आए, किसके, कर्व सी का। एक आया रिलेटिव टू Vn+1 और एक आया रिलेटिव टू Vn, है ना। तो जो रिलेटिव टू Vn+1 है, क्लियर पूरी बात, इसके प्लेस पे हम लोगों ने
क्यू अल्फा लिख रखा है, और जो रिलेटिव टू वी एन आपको दिख रहा है इसके प्लेस पे हम लोगों ने पी आई यूज किया है। तो पी आई उसी कर्व का है ना, मतलब जो आपने यहाँ पे अभी ये जो कर्व चूज किया इसी कर्व का फर्स्ट कर्वेचर है किसके रिस्पेक्ट में, पी आई जो है इस वाले के रिस्पेक्ट में है। और जो आपने जो यहाँ पे एक नया वर्ड जो यूज किया है यहाँ पर क्यू अल्फा, वो इस बड़े वाले के रेस्पेक्ट में है। बात समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कर्वेचर ऑफ द कर्व सी रिलेटिव टू वी एन प्लस वन, एंड द पी आई विच इज पुट एट द प्लेस ऑफ we have to put the value of pi at the place of tij dxj over ds. So this pi are contravariant component in xh, or this is the first curvature of the curve c relative to vn. और जो kn आपने यहाँ पे लिख रखा है किसके जगह लिख रखा है, इसके प्लेस पे स्केलर है, ये स्केलर है। ये जो क्वांटिटी kn है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ c पर एट एवरी पॉइंट ऑफ p ऑफ vn, और ये सेम होगा चाहे कोई भी कर्व हो टेंजेंट टू c एट द पॉइंट p। क्लियर है पूरी बात। चलिए इसके जस्ट बात देखिए ध्यान से, आप इक्वेशन नंबर 3 को आप देख पा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कर्वेचर टेंसर ऑफ द कर्व सी रिलेटिव टू वी एन प्लस वन। क्लियर पूरी बात। तो कह रहा है इक्वेशन नंबर 3 एक्सप्रेस कर रहा है फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर ऑफ सी को। देखिए वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्यू अल्फा लिखा है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, टेंसर रैंक 1 का वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 एक्सप्रेसेस फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर ऑफ सी रिलेटिव टू वी एन प्लस वन एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स के एन इंटू अल्फा एंड वाई अल्फा इंटू पी आई। अब ये देख पा रहे हो आप, एन अल्फा जो है नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है हाइपर सरफेस पे, और नॉर्मल में आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, के एन क्या स्केलर है, तो स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वेक्टर ही आएगा। और एक इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर तय करेगा। एन अल्फा की डायरेक्शन क्या है, जो एन अल्फा है वो हाइपर सरफेस पे नॉर्मल है, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी एक वेक्टर बनेगा, क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर होता है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्मल टू द हाइपर सरफेस होगा। जबकि ध्यान से अगर आप इस क्वांटिटी को देखिए ना, वाई अल्फा आई पी आई को, तो एक्चुअली ये जो है टेंजेंशियल होगा हाइपर सरफेस के, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये नॉर्मल है हाइपर सरफेस पर, और ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, टेंजेंशियल है किस पे, हाइपर सरफेस पे। ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग आसानी से। क्लियर है पूरी बात। तो यहाँ से आप इसको देख पा रहे होंगे। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ क्यू अल्फा इज, अब हम क्यू अल्फा का जो नॉर्मल कंपोनेंट लिख रहे हैं वो हम ऐसे लिख रहे हैं, ए अल्फा बीटा क्यू अल्फा एन बीटा इक्वल टू के एन से। ठीक है, और के एन को हम लोग कहेंगे नॉर्मल कर्वेचर होगा वी एन का एट द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व सी। क्लियर है पूरी बात। तो ये जो के एन है आपका ये क्या होगा, ये नॉर्मल कर्वेचर होगा किसका, वी एन का, एट द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व सी। क्लियर है। तो हमने नॉर्मल कंपोनेंट क्यू अल्फा का निकाला ऐसे, तो ये जो स्केलर आपने के एन लिखा है ये नॉर्मल कर्वेचर है वी एन का पॉइंट पी पर इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व सी। जो ये टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है वाइज में, क्योंकि देखिए आई से आई कंट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा अल्फा, तो अपने आप में कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट है वाइज में, और ये फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर है सी का किसके रिलेटिव में, वी एन के रिलेटिव में। क्लियर है पूरी बात। तो ये आपका जो है फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर है कर्व सी का किसके रिलेटिव में, वी एन के रिलेटिव में। क्लियर है पूरी बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं वी कैन राइट द टेंसोरियल इक्वेशन नंबर 3 इन द वेक्टर फॉर्म। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, लेट की अल्फा, लेट की ए और के जी डिनोट कर रहा है फर्स्ट कर्वेचर सी का, किसके रिलेटिव में है, या वी एन प्लस वन और वी एन के। मान लिया कि के ए जो है ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट कर्वेचर कर्व का वी एन प्लस वन के रिस्पेक्ट में, और जो के जी है ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट कर्वेचर सी का वी एन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है पूरी बात। तो जो के अल्फा होगा, के अल्फा एक्चुअली ये देखिए के अल्फा आपने क्या लिखा है, ये डिनोट कर रहा है आपका फर्स्ट कर्वेचर वी एन प्लस वन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जरा फर्स्ट कर्वेचर क्यू अल्फा के द्वारा था ना, तो क्यू अल्फा से ही आप बनाइए,
तो आपका बन जाएगा कि ए इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा क्यू अल्फ़ा क्यू बीटा। अंडर रूट में क्यों लिखा है? क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये जो क्यू अल्फ़ा था वो आपका फर्स्ट कर्वेचर था, और उसी के सहारे आप के ए को बनाएंगे ना तो कंपोनेंट यहीं से निकलेगा। ये आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़े होंगे। ऐसे जस्ट के जी को जब आप निकालेंगे तो आपने क्या यहाँ पे लिखा है कि के जी जो है फर्स्ट कर्वेचर है वी एन के रेस्पेक्ट में, तो के जी आपको जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, जी आई जे पी आई पी जे से मिलेगा। क्लियर है पूरी बात? चलिए इसके बाद देखिए, लेट सी वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर ऑफ सी रिलेटिव टू वी एन प्लस वन एंड वी एन रेस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन नंबर 3 को आप ऐसे पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि सी वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में है? फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर आप सी के डायरेक्शन में है, और वी एन प्लस वन और वी एन के रेस्पेक्टिवली, मतलब जो सी वेक्टर है आपका ये यूनिट वेक्टर है फर्स्ट कर्वेचर के डायरेक्शन में, कर्व सी का वी एन प्लस वन के रिलेटिव में, और जो वी वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है ना, किसके डायरेक्शन में? ये आपका जो आपका वी एन के रेस्पेक्ट में है, फर्स्ट कर्वेचर वेक्टर रिलेटिव टू वी एन है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं। आपने इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर देखा है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा बदलिए। तो जब आप बदलेंगे तो आप लिख पाएंगे के यूनिट वेक्टर है ना इसके अलांग सी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू के एन, और एन वेक्टर क्या है आपका? यूनिट वेक्टर है इसके अलांग, प्लस के जी बी वेक्टर कर दीजिए। क्लियर है पूरी बात? आप यहाँ पर देखिए इस वाले लाइन को ऐसे बना सकते हैं आसानी से। क्लियर है पूरी बात? कैसे हमने लिखा है यहाँ पर? जो हमने यहाँ पर लिखा है ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में है? वी एन के। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का यूज जब आपने किया है तो आपने देखा इक्वेशन नंबर 3 एक्सप्रेस किया है कर्वेचर सी को दो पार्ट पे, एक तो इसके अलांग और एक तो टेंजेंशियल के अलांग, है ना। तो इन्हीं दोनों बातों को हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पर एन वेक्टर यूनिट नॉर्मल है वी एन पर। अगर हम इसके दोनों साइड का स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर क्या आपको मिलेगा? यूँ कह लीजिए कि इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए और इसका इसी के साथ कर दीजिए, तो आपका मिलेगा क्या? के ए का स्क्वायर हो जाएगा, के एन का स्क्वायर होगा, क्योंकि सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है, वी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो आपको के ए स्क्वायर इक्वल टू के एन स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर मिल जाएगा। चूँकि एन वेक्टर जो है बी वेक्टर पे ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि एक टेंजेंट के लांग है और एक नॉर्मल के लांग है। तो जो इक्वेशन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, आप आइदर साइड 4 विद एन वेक्टर, अगर आप एन वेक्टर के साथ इस दोनों साइड का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिए तो क्या बनेगा आपका? देखिए जब आप ऐसा प्रोडक्ट लेंगे तो एक्चुअली ये जो आपका एन वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल है बी वेक्टर का ना, तो जब आप एन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे या डॉट प्रोडक्ट लोगे बी वेक्टर के साथ तो 0 बन जाएगा, और एन वेक्टर का एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। आप जानते हैं ना कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और इसके साथ आपका बचेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा के सी डॉट एन इक्वल टू के एन। क्लियर है पूरी बात? एक के एन, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि सी यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी का फार्मूला जानते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कास एंगल बिटवीन दीज टू। सो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, सो के इंटू हो जाएगा कास ओमेगा बार, और ओमेगा बार जो हमने लिख रखा है वो ए सी और एन के बीच का एंगल है, दिस इक्वल टू के एन। आपको जो इक्वेशन ये दिख रहा है इसका बड़ा फेमस नाम है, बड़ा फेमस थ्योरम इसको कहा जाता है मेरिडियस थ्योरम, और ओमेगा वेक्टर क्या है? एंगल है सी और एन के बीच में। तो आप इस पूरे थ्योरम को एक बार देखिए, कर्वेचर के बारे में बड़ा ही फेमस थ्योरम है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक मेरिडियस थ्योरम को भी देखा, तो मेरिडियस थ्योरम, और साथ में आपने ये पूरा कर्वेचर वेक्टर देखा। जहाँ पे भी कोई दिक्कत होगा आप लोग पूछेंगे। ओके, थैंक्स क्लास, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।